दोस्तों नमस्कार। बिहार में बांकीपुर का उपचुनाव एक उपचुनाव नहीं बल्कि शक्ति परीक्षण के अंदर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा शक्ति परीक्षण? एक शक्ति परीक्षण कि बिहार में असली विपक्ष कौन है। दूसरा शक्ति परीक्षण कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बॉस कौन है। और तीसरा शक्ति परीक्षण कि बिहार की सियासत के अंदर किस तरह के बदलाव की बुनियाद पड़ती हुई दिखाई दे रही है और उस बदलाव के केंद्र में, उसके न्यूक्लियस में आखिर कौन सी पार्टी या कौन सा व्यक्ति सामने आएगा, इसको लेकर भी बांकीपुर से बहुत कुछ तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बांकीपुर का उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बॉस बांकीपुर से चुन लिया। अपना ही बॉस नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बॉस। खुद नरेंद्र मोदी ने उन्हें बॉस कहा। तो बॉस बांकीपुर छोड़ करके दिल्ली चले गए, हस्तिनापुर की सियासत करने चले गए, लेकिन बांकीपुर कोई दिल से छोड़ नहीं पाता। पटना की सियासत में जिसका मन रम गया, वो मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला उसे पसंद नहीं आता। एक अणे मार्ग की चाहत बिहार के हर राजनेता को होती है, लेकिन एक अणे मार्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलों की सेज की जगह कांटों का ताज तो नहीं साबित हो रहा। और क्या एक अणे मार्ग को लेकर, यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रस्साकसी है, ये प्रशांत किशोर को या प्रशांत किशोर के लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति तो नहीं बना रही है? तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की सियासत के लाइव वायर कहे जाने वाले ऋषि मिश्रा जी, और पटना में मौजूद रहकर बिहार की सियासत के नब्ज को बहुत करीब से, उसकी नाड़ी को समझने वाले सरोज सिंह जी। सरोज जी अभी भी लगता है किसी पॉलिटिकल मिशन पर ही है और चलती हुई गाड़ी में हमसे जुड़े हुए हैं। बांकीपुर का पटना के सेंट्रल में चुनाव हो रहा है, मध्य में। तो पहला सवाल सरोज जी से ही हम लेते हैं। सरोज जी, बांकीपुर में प्रशांत किशोर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की भूमिका को या प्रशांत किशोर की संभावनाओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर का टिकट परिवर्तन और टिकट परिवर्तन के बीच एकदम गुमनाम से व्यक्ति का सामने ला दिया जाना, ये किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करता है? देखिए, आज जिस शक्ति परीक्षण की आपने बात की, तो एक शक्ति परीक्षण तो आज पटना के सड़कों पर हो रहा है। प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन, और जो माहौल बनाया है आज सवेरे से प्रशांत किशोर ने, वो तो देखने के लायक है कि क्या मैनेजमेंट होता है। उसको साबित किया है आज प्रशांत किशोर ने। मतलब पूरा पटना लगता है कि पीले बैनर से एकदम सराबोर हो चुका है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम तरह के फूटे जाएंगे, तो शाम होते होते हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आज के शक्ति परीक्षण में किसका पलड़ा भारी रहा, कौन 19 रहा, कौन 20 रहा। लेकिन आप जिस एक अन्य मार्ग की लड़ाई की बात कर रहे हैं, दिल्ली और पटना की लड़ाई की बात कर रहे हैं, भाजपा के अंदर की इनफाइटिंग की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनिस्पत की एक सीट का हार या जीत। तो अभी जो स्थिति है, पटना की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो आप बैठे हैं, ज्यादा अच्छा बताइएगा। पटना में स्थिति यही है कि आखिर नीरज सिन्हा इस बात को कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको समर्थन कौन कर रहा है। नितिन नवीन के हम समर्थन कर रहा है या सम्राट चौधरी का के हम समर्थन कर रहा है। वो खुद उहापोह में है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है अभिषेक बंटी के नॉमिनेशन वापस लेने के बाद, भाजपा खेमा एकदम साफ दो दो पार्ट में एकदम बटा हुआ, एकदम साफ लाइन आप देख सकते हैं पटना के सड़कों पर भी, और इस नॉमिनेशन में भी दिख रहा है कि एक बटी हुई भाजपा नॉमिनेशन कराने के लिए जा रही है। तो मतलब साफ है कि इस जंग को बहुत सारे डायमेंशन से देखने की जरूरत है। अगर नीरज सिन्हा जीतते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की सियासत पर, और अगर ये हारते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण आज से ही शुरू हो गया है। जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी उस कुर्सी विश्लेषण पर अगर अभी हम आएंगे। जी सरोज जी अभी उस विश्लेषण के पर आपके पास आ रहे हैं, मैं ऋषि जी के पास चल रहा हूँ। ऋषि जी, बिहार की राजनीति में जब से विधानसभा चुनाव का नतीजा आया और उसके बाद जब से बिहार में नीतीश कुमार ने 4 महीने सत्ता चलाकर सत्ता छोड़ दी, तब से ही इस बात की चर्चा है कि हु इज द रियल अपोजिशन इन बिहार। बिहार में मुख्य विपक्ष कौन है? इस सवाल से महागठबंधन के वोटर और खासकर अल्पसंख्यक दो चार हो रहे थे। इस सवाल से नीतीश कुमार के कोर वोटर भी दो चार हो रहे थे, उनके सामने भी कंफ्यूजन की स्थिति थी। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि इस कंफ्यूजन का लाभ लेने के लिए और अपने आप को असली विपक्ष साबित करने के लिए प्रशांत किशोर आ गए हैं,
लेकिन मजेदार बात यह दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स के भीतर भी प्रशांत किशोर को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर की बातें बांकीपुर में दिखाई दे रही है। तो क्या आपको लगता है बांकीपुर का मैसेज पूरे बिहार तक पहुंचेगा? देखिए, आपके 2-3 सवाल है। देखिए, एक तो विपक्ष नहीं है, इस बात को मानना होगा। और विपक्ष के जो सबसे बड़े चेहरा हैं तेजस्वी यादव, वो इतने ही गंभीर हैं कि पार्टी के स्थापना दिवस 5 जुलाई को था और 1 जुलाई को स्थापना दिवस बना के विदेश यात्रा पे चले जाते हैं, सैर सपाटा पे चले जाते हैं। तो कितने गंभीर हैं आप समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपचुनाव हो रहे हैं, आपने कैंडिडेट दे दिया, आपने रेखा गुप्ता को उतार दिया, तेजस्वी यादव कहाँ हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं गुना भाग करने में लगे हुए हैं, समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरा हैं तेजस्वी यादव, वो सीन से गायब है। बिहार के मतलब बिहार की राजनीति से गायब है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव एक तरह से उन्होंने समझ रखा है कि जो विपक्ष की राजनीति उनकी बपौती है या एक जो सामाजिक समीकरण उनकी बपौती है, आपको इस उपचुनाव में पता चल जाएगा। जहां तक भाजपा की बात है और भाजपा के इंटरनल फाइट की बात है, तो सही सरोज जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसे नरेंद्र मोदी जी के सेनापति हैं या सेना गार्जियन है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा। नरेंद्र मोदी जी के बॉस हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के ऐसे बॉस हैं कि अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार तय नहीं कर पाते हैं, और उम्मीदवार जिनको तय करते हैं उनका पूरी जानकारी इनके पास नहीं होती है। और बैठे बैठाए आपने प्रशांत किशोर को मौका दे दिया, और ऐसे लूज बॉल प्रशांत किशोर के सामने में फेंकेंगे तो वो इसके तो बड़े खिलाड़ी हैं। जो व्यक्ति 2014 में नरेंद्र मोदी को समझा सकता है, बता सकता है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, चाय पे चर्चा, तमाम चीजें, नारा कैसे गढ़ा जाता है, नैरेटिव कैसे बनाया जाता है, उसके सामने आप इस प्रकार के लूज बॉल देंगे। और आप इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली पार्टी जो दूसरे उम्मीदवार उतारे नीरज कुमार सिन्हा, मैं तो देखा हूं कि श्रीकांत प्रत्युष उनका बाइक ले रहे थे, तो पीछे उन्होंने पूछा उनसे कि आपका लड़ाई किससे है, तो पीछे से इशारा करता नहीं बोलना है, तो फिर चुप हो जाता है वो आदमी। वो कैसा नेता है, कैसा कार्यकर्ता है भाजपा का, समझ से परे है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे चुनाव जो है पूरे बिहार की राजनीति नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी एक मतलब कर रहा है महाराज। यहाँ 2.5 मिनट में पानी पीने के लिए पानी मांगकर दोस्ती बनी रहे उसके नेता ही कहते हैं। वो आज तक लोग देखते हैं वो इंटरव्यू, तो उन्हीं का अनुसरण अगर नीरज सिन्हा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का अनुसरण, कि वो भी बीच में इंटरव्यू छोड़ देते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो उनके कैंडिडेट अगर उनका अनुसरण कर रहे हैं तो देखिए सरोज सर ने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा में इंटरनल फाइट इस प्रकार से है कि देखिए, हम लोग तो ये मान बैठे हैं और ये मानते भी हैं तमाम जो पत्रकार हैं कि नंबर 2 बीजेपी में अमित शाह है। और कैसे अमित शाह के 2 करीबी व्यक्तियों के साथ रिस्पॉन्स हुआ है। एक नरोत्तम मिश्रा को आपने देख लिया, कैसे बेटिकट कर दिया गया है, और कैसे भूपेंद्र यादव के तमाम जो उनके जो निजी कर्मचारी से लेके, निजी सहयोगी से लेके और जो स्टाफ थे, उनको एक झटके में हटा दिया जाता है। तो भाजपा में भी सब कुछ जो है नॉर्मल नहीं है। और एक बात मैं कह के खत्म करूंगा कि इस उपचुनाव में 2 भाजपा है। एक भाजपा नीरज सिन्हा को जिताने में लगी हुई है, और एक भाजपा जो है सम्राट चौधरी को निपटाने में लगी हुई है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, मैं खत्म कर रहा हूं, जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर को उन तबका का सपोर्ट मिलेगा जो बीजेपी को वोट किया करते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलने के कारण आज प्रशांत किशोर के रूप में उनको ऑप्शन है। तो आप देखिएगा जो बीजेपी का आधार वोट है उसमें ठीक ठाक मुझे लगता है कि सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल रहेंगे। जी सरोज जी, जरा ये बताइए, जैसे ऋषि जी कह रहे हैं कि लूज बॉल डाली गई है प्रशांत किशोर के सामने, इस लूज बॉल को तो बाउंड्री के बाहर प्रशांत किशोर फेंक सकते हैं अगर ऋषि जी की बात माने तो। अब वो बाउंड्री के बाहर अगर वो 6 मार देते हैं, छक्का मार देते हैं, तो सवाल ये है, गाज बॉलर पर गिरेगी या गाज चयन समिति पर गिरेगी? थोड़े कहे को ज्यादा समझ, सिलेक्शन कमेटी कौन सी है जिसने कैंडिडेट सेलेक्ट किया? और गाज यदि बॉलर की बात करें तो सम्राट चौधरी आ रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी आलाकमान क्या करेगा इस परिस्थिति में? देखिए, जो खबरें हैं आप तक भी पहुंची होगी कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, पहले कैंडिडेट के सिलेक्शन में सम्राट चौधरी का कंसेंट नहीं था, संजय सरावगी जी का कंसेंट नहीं था, और कंसेंट नहीं होने का गुस्सा इतना था कि तमाम कागज दिल्ली तक पहुंचा दिए गए कि आप एक बार इस पर भी गौर कर लीजिए। अब जो दूसरे कैंडिडेट आए हैं, 1.5 घंटा में सारा स्क्रूटनी वगैरह होके उनके नाम को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जो पहले कैंडिडेट को लेकर ये कहा जा रहा था कि कम से कम उनको कुछ अपने मोहल्ले में तो लोग पहचानते हैं, इनको तो अपने मोहल्ले में भी लोग नहीं पहचानते। अभी ऋषि भाई ने कहा कि बोल ही नहीं पा रहे थे किसी इंटरव्यू में कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। खैर वो अलग कहानी है, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि बांकीपुर में हम कुत्ता बिलाई को भी टिकट देंगे तो वो हम जिता लेंगे। तो कैंडिडेट कोई माने रखता नहीं है, लेकिन इस अहंकार का एक जो रिएक्शन है बांकीपुर में वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक ऑप्शन उसके पास प्रशांत किशोर के रूप में है, तो भाजपा के इस अहंकार का जवाब देने का ये सही मौका है। तो लड़ाई वहां वोटर्स पर के है। बीच अब क्या स्थिति है सरोज जी? वोटर्स के बीच जमीन पर हम जो वो वोटर्स है, बीजेपी को हम कहा वोटर्स जाता है की कि बात अपर कर रहे कास्ट हैं, और हम वैश्य, वोटर की ही बात आरजेडी कर को रहे हैं। एमवाई की पार्टी कहा जाता है, जेडीयू को महादलित अति पिछड़ा और कुर्मी की पार्टी कहा जाता है। नहीं, जैसे आप प्रशांत किशोर के बारे में अगर देखिएगा तो कोई एक कास्ट लाइन पर तो उस तरह के अभी डिवीजन नहीं दिखता है, लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट है वो प्रशांत किशोर की तरफ गोलबंद बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आरजेडी कहीं सीन में नहीं है, वो जीतने की स्थिति में नहीं है। मुसलमानों को भी लगता है कि आरजेडी बीजेपी को नहीं हरा सकती, प्रशांत किशोर की तरफ चलना चाहिए। नहीं तो दूसरे एक जो लाइन में हमें बताइए ऋषि जी, मैं आपको सॉरी सरोज जी मैं आपको रोक रहा हूं, एक लाइन में बताइए। बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट थी पूर्णिया लोकसभा में, बीमा जी भारती कैंडिडेट थी और वहां पर पप्पू यादव ही मुख्य मुकाबले में थे, और बीमा भारती कहीं से मुकाबले में नहीं थी, दिखाई भी दिया कि बीमा भारती सीन में कहीं नहीं है। 25-30 हजार वोट उनको आए थे पूरे लोकसभा में। क्या आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता बांकीपुर की बीमा भारती तो नहीं बनने जा रही है? एकदम 100% देखिए एकदम 100% वही हो रहा है। हम आपको अपना व्यक्तिगत बताते हैं अनुभव। कल मैं दलदली मोहल्ले में रेखा गुप्ता का मकान है और उस मकान में मैं गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी अभिषेक भाई कि एक भी पार्टी का बैनर पोस्टर उनके मकान में नहीं लगा हुआ है चुनाव से संबंधित। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियस कैंडिडेट रेखा गुप्ता है और राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव को लेकर कितना सीरियस है। बस इसी से आप अंदाजा लगाइए। ये मैं खुद गया था, खुद अपनी बात बता रहा हूं आपको, ये कल की बात है। मैं ऋषि जी से एक सवाल ले लेता हूं। आपने रेखा गुप्ता का जिक्र किया तो मुझे याद आया, और मेरे मन में एक सवाल है कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगर कहीं पहुंचती हैं बांकीपुर चुनाव वोट मांगने, तो क्या कहेंगे कि रेखा गुप्ता को हराने के लिए रेखा गुप्ता की बात सुनिए? जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ऋषि जी जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि प्रशांत किशोर अगर इस चुनाव को जीत लेते हैं, हमें नहीं पता वो जीतेंगे हारेंगे, तो बिहार की सियासत में क्या इंपैक्ट होता हुआ दिखाई देगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो कद नितिन नवीन का बढ़ेगा या कद सम्राट चौधरी का बढ़ेगा? यही सवाल पहले ऋषि जी आपसे, फिर सरोज जी से संक्षेप में। देखिए कंस्टिट्युएंसी तो नितिन नवीन जी का है और विगत 30 सालों से उनके उनके या उनके परिवार के पास से सीट रही है। हालांकि बांकीपुर की क्या स्थिति है अब सड़कों का या वहाँ जो डेवलपमेंट के जो आयाम गढ़े गए हैं नितिन नवीन द्वारा, वो कहने की जरूरत नहीं है। स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आज भी आप देख लीजिए वहाँ कई ऐसे सड़कें हैं जो खोद दिए गए हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि मृदभाषी है, चुनाव जीतते आए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए यदि जीतते हैं तो उसमें देखिए नितिन नवीन का भी कद बढ़ेगा, क्योंकि देखिए एक बात आप जान जाइए, नितिन नवीन का अमित शाह से क्वेश्चन सही नहीं है। अभी हाल के दिनों में नितिन नवीन का आपने बयान सुना होगा कि मोदी और योगी पार्टी को आगे मतलब लेके जाएंगे, उसमें अमित शाह का नाम उन्होंने नहीं लिया था। इस बात का गौर कीजिए, इस बात को गौर कीजिएगा। तो नितिन नवीन का क्या कंस्टिट्युएंसी है, तो जीत होगी तो निश्चित ही सम्राट चौधरी नितिन नवीन दोनों का मतलब कद बढ़ेगा।
यदि प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं तो इसका बिहार के राजनीति में आप देख लीजिएगा, नए एक जो पावर सेंटर के रूप में जो डेवलप होंगे प्रशांत किशोर, या एक ऑप्शन लोगों को विपक्ष मतलब विपक्ष के रूप में जरूर मिलेगा। और विधानसभा में आप देख लीजिएगा प्रशांत किशोर एक जोरदार आवाज के रूप में जो सरकार को मतलब मुझे नहीं लगता है कि चैन से बैठने देंगे। और एक इसलिए एक मानस बांकीपुर में भी बन रहा है कि एक सीट से न सरकार बन रही है न बिगड़ रही है। और यदि प्रशांत किशोर जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, मजबूत आवाज बन के जनता का आवाज बन के सिर्फ बांकीपुर के नहीं पूरे राज्य का वो विधानसभा में रखेंगे, तो प्रशांत किशोर के जीतने के बाद मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव की राजनीति है उस पर लोगों को विचार करना होगा। नए लीडरशिप के रूप में डेवलप होंगे। जी सरोज जी, यही सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि भाजपा अगर जीतती है तो कद किसका बढ़ेगा घटेगा, नितिन नवीन या सम्राट चौधरी, और हारती है तो किसका घटेगा बढ़ेगा, दोनों में से। और अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो आपके साथ एक सवाल और नथी कर देता हूं, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के इकलौते विधायक होंगे अगर वो जीते तो, और उन्हीं की तरह एक आईपी गुप्ता भी है। तो क्या विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता की जोड़ी सरकार पर हमला करती हुई तो नहीं दिखाई देगी विपक्ष विहीन बिहार में? देखिए, एक चीज क्लियर कर दे कि आईपी गुप्ता और प्रशांत किशोर में 36 का आंकड़ा है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे। ये एकदम मैं अपनी जानकारी पर बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, कल भी बहुत चर्चा में था बिहार सरकार का विज्ञापन जिसमें किसी की तस्वीर नहीं थी, और लगता है कि ये अब सिलसिला शुरू हुआ है। आज के भी विज्ञापन में जो फुल पेज विज्ञापन है उसमें भी किसी नेता या सम्राट चौधरी या नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है। इसका मतलब कि सम्राट चौधरी पर कहीं ना कहीं से दबाव जरूर आया है। ये तो सम्राट चौधरी के लिए तो करो मरो वाली स्थिति है, ना चाहते हुए भी उनको ये सीट जितवानी होगी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, अगर वो नहीं जितवाते हैं तो समझिए कि बड़ा आगे घमासान होने वाला है। नितिन नवीन के परिप्रेक्ष्य में आप बात करिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी छोड़ी हुई सीट है, तो जितवाना उनके लिए भी एक अनिवार्य है। दोनों के लिए एकदम जरूरी है, करो मारे वाली स्थिति है। लेकिन इसका जो जीतने के बाद जो इसका जो बनाने की कोशिश की जाएगी परसेप्शन, वो अलग अलग होगा। वो नितिन नवीन कैंप अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा और सम्राट चौधरी का कैंप अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा। तो उसमें उस दौड़ में जो आगे निकलेगा ना उसको फायदा होगा। इसलिए जीतना पहली शर्त है, जीत दिलानी। हार गए तब तो बहुत सारा बवाल तय है। जीतने की स्थिति में अलग अलग व्याख्या हो सकती है। अगर हार गए तब तो समझिए कि बड़ा मुश्किल डगर है। पूरी दशा दिशा बिहार की सियासत की बदलेगी इस रिजल्ट के बाद। जी, दशा दिशा बिहार की बदलेगी। लेकिन एक मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, सरोज जी देखिए प्रशांत किशोर जो है टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी को, न प्रत्याशी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना मतलब नितिन नवीन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी पर। और यहाँ पे यदि प्रशांत किशोर जितने में सफल होते हैं तो ये नैरेटिव बनाने में मतलब जरूर सफल होंगे कि देखिए सम्राट चौधरी को जनता पसंद नहीं करती है, और सम्राट चौधरी कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे ये बड़ी बात होगी यदि चुनाव प्रशांत किशोर जीत जाते हैं। क्योंकि बीजेपी में भी एक धरा है जो सम्राट चौधरी को निपटाने में लगे हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि नहीं चाहते हैं कि बांकीपुर में बीजेपी जीते। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और असली बात क्या आपने कहा कि प्रशांत किशोर टारगेट नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट को। इस स्वाभाविक सी चीज है कि अगर मैगी का पैकेट आप घर में खरीद के लाते हैं, मैगी खराब निकल जाती है, टारगेट नेस्ले को किया जाता है, बनाने वाली कंपनी को, ना कि उस मैगी के पैकेट को लेकर के कोई लोढ़ा उठा करके कूचना शुरू करता है गुस्से में। वो काम कोई नहीं करता है कि सिलबट्टा पर धर के गुस्सा निकाले मैगी के पुट। वही काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन बिहार की सियासत, जैसा कि सरोज जी ने भी कहा और ऋषि जी ने भी कहा, कि बिहार की सियासत में एक 180 डिग्री का चेंज देखने को मिल सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रिजल्ट नहीं आया तो। और अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रिजल्ट आया तो बीजेपी के अंदर का जो पावर टसल है, जो पावर बैलेंस करने की कोशिश है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश है, एक के पास सत्ता का ग्लैमर है तो दूसरे के पास संगठन का ग्लैमर है, उस सत्ता और संगठन के ग्लैमर के बीच में
एक को नंबर 1 का आशीर्वाद है तो एक को नंबर 2 का आशीर्वाद की बात कही जा रही है, तो उन सब के बीच पावर टसल बिहार में और ज्यादा बढ़ेगा, ये बात भी करीब करीब तय मानिए। फिलहाल तो बांकीपुर पर नजर रखिए कि बांकीपुर में किसका बांकपन ज्यादा मजबूती से दिखाई देता सामने आता है। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सरोज जी और ऋषि जी दोनों लोगों ने आपने समय निकाला और जमीनी रिपोर्ट से रूबरू कराया हमारे दर्शकों को। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।